Hello everyone, welcome to Pahuja Law Academy. This is Gini Rajvanshi and I teach IPC, Indian Penal Code in Pahuja. So today we are going to take a topic of Indian Penal Code. So first of all, I'm going to take a very basic and starting topic जो हम एकदम starting classes में पढ़ते हैं Indian Penal Code के, ठीक है? ये ज़्यादातर सबको ही पता होता है, actus reus and mens rea, right? We all know about it. Actus reus क्या होता है और mens rea क्या होता है? तो if in general terms I talk, what is actus reus and what is mens rea? तो हम बोलते हैं कि मैम actus reus क्या है? Actus reus एक guilty act है, right? If any person is doing some act which is not legal, it is an illegal act. तो ये एक्ट क्या है? इलीगल है, ठीक है? और मेंस रिया क्या है? मेंस रिया इज द गिल्टी माइंड. मेंस रिया इज द गिल्टी माइंड. So that means I can say that actus reus is the external component and mens rea is the internal component, right? Why? Because when I talk about actus reus, it is the external thing or the act which I am going to perform, right? जो act मैं perform करूंगी, इसीलिए that is the external component. And guilty mind is something, it is inside my head, inside my mind. That is why it is the इंटरनल कंपोनेंट. तो इतना बेसिक तो हम सबको पता है, इतना बेसिक हमने अपने कॉलेजेस में भी पढ़ा है. बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मैम जुडिशरी के लिए पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा ही होगा, राइट? सो यस, देयर आर फ्यू टेस्ट. हम कुछ टेस्ट पढ़ते हैं एक्टस रियस और मेंस रिया से रिलेटेड, एज इन हाउ टू डिटरमाइन कि कौन से एक्टस रियस के अकॉर्डिंग मुझे पनिशमेंट मिलेगी, या फिर मैं मेंस रिया कैसे डिटरमाइन करूंगी. Supposedly you are a judge, right? So अगर आपके पास कोई केस आएगा, फॉर एग्जाम्पल मर्डर, राइट? तो अगर मैं देखूं मर्डर में एक्टस रियस क्या है कि डेथ होना चाहिए, और मेंस रिया क्या है? इंटेंशन टू कॉज डेथ, राइट? तो आई विल सी कि जब किसी की इंटेंशन थी मेरी डेथ कॉज करने की, दैट इज द मेंटल एलिमेंट. एंड एक्टस रियस क्या हुआ हो? डेथ कॉज होनी चाहिए, तभी मर्डर लगेगा. अगर डेथ कॉज नहीं हुई तो क्या लगेगा? अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा, राइट? इसका मतलब अगर मैं सबसे पहले टेस्ट ऑफ एक्टस रियस की बात करूं, टेस्ट ऑफ एक्टस रियस इज ऑल्सो कॉल्ड द सब्जेक्टिव टेस्ट. क्या है इस टेस्ट में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलीगल एक्ट हम सबको ही पता है कि एक्टस रियस मतलब एक्ट हुआ हो. हम आईपीसी में बात कर रहे हैं एक्टस रियस की, तो कोई इलीगल एक्ट हुआ हो, गलत एक्ट हुआ हो. नेक्स्ट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन कॉन्डक्ट. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन कॉन्डक्ट मीन्स कि मेरे इस इलीगल एक्ट की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज ए ने बी को शूट किया, ठीक है, एंड बी डाइड. मैंने बी की तरफ गन पॉइंट किया, बी को शूट किया और बी मर गया ऑन द स्पॉट, बी डाइड. इसका मतलब क्या मैंने इलीगल एक्ट किया है? हाँ. और मेरे इस इलीगल एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ है कि बी मर गया है, बी हैज डाइड, राइट? नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. सेम सिचुएशन, ए ने बी को शूट किया, मैंने शूट किया बी को, और इस बार बी जो है वो लकीली सरवाइव कर गया. बी मरा नहीं, सरवाइव कर गया. होते हैं कुछ लोग आफ्टर इंजरी सरवाइव कर जाते हैं. तो जब मैंने बी को शूट किया तो बी सरवाइव्ड. क्या बीइंग ए मैंने दोनों ही सिचुएशन में सेम एक्ट नहीं किया है? मैंने पहले वाले में भी बी को शूट किया है और मैंने दूसरे वाले सिचुएशन में भी बी को शूट किया है. इसका मतलब अगर मैं सिर्फ एक्टस रियस देखती तो मैं क्या कह रही थी अब तक कि मैं देखूंगी सिर्फ इलीगल एक्ट, है ना?
लेकिन मैं सिर्फ इलीगल एक्ट नहीं देख रही हूँ, एक्टस रियस में मैं इलीगल एक्ट के साथ देख रही हूँ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन कॉन्डक्ट। मतलब पहले वाले केस में जब मैंने एक्ट किया तो एक पर्सन मर रहा है, दूसरे वाले केस में मैंने सेम एक्ट किया है लेकिन पर्सन बच गया, तो क्या मेरी पनिशमेंट चेंज नहीं हो गई? इधर मुझे कौन सी पनिशमेंट मिलेगी? मर्डर की, और इधर अटेम्प्ट टू मर्डर। इसका मतलब कि भले ही मैंने एक्ट सेम किया हो, इलीगल एक्ट तो होना जरूरी ही है, एक्टस रियस का मतलब ही वही है, लेकिन मैं आईपीसी में सिर्फ किसी इलीगल एक्ट के होने की वजह से या एक्टस रियस के होने की वजह से पनिशमेंट डिटरमाइन नहीं करूंगी, मैं पनिशमेंट डिटरमाइन करूंगी इलीगल एक्ट प्लस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन कॉन्डक्ट। ठीक है, कि जो एक्ट मैंने किया है प्लस उस एक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ है, उसके बेसिस पे मेरी पनिशमेंट डिसाइड होगी, ना कि सिर्फ मेरे एक्ट पे। तो एक्ट तो मैंने दोनों में ही सेम किया है, लेकिन फिर भी मेरी पनिशमेंट क्या हो गई? चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो गए, पहले वाले में बी मर गया, दूसरे वाले में बी सर्वाइव्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। what is actus reus and test of actus reus? That is the subjective test, right? Now let me come towards test of मेंस्ट्रिया। अब अगर मैं मेंस्ट्रिया के टेस्ट की बात करूं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। एक्टस रियस का कौन सा टेस्ट है? सब्जेक्टिव, और मेंस्ट्रिया का कौन सा टेस्ट है? ऑब्जेक्टिव। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टेस्ट ऑफ रीजनेबल प्रूडेंट मैन। मतलब अगर मैं एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन को सेम सिचुएशन या सेम सरकमस्टांस में प्लेस कर दूं, तो क्या अगर वो कोई एक्ट करता और एक्यूज्ड ने भी बिल्कुल वैसा ही किया है तो एक्यूज्ड को हम एक्विट कर देंगे, लेकिन अगर एक्यूज्ड ने कुछ और किया है देन वी विल कन्विक्ट द एक्यूज्ड। मतलब like for example you all must have seen that movie रुस्तम, है ना? अक्षय कुमार वाली मूवी सबने देखी होगी, वो रुस्तम मूवी। तो खैर वो रुस्तम मूवी कौन से केस से इंस्पायर्ड है? केएम नानावती, है ना? एवरीबडी नोस कि जो रियल केस है वो है केएम नानावती। अब जो रुस्तम मूवी है उसमें थोड़े फैक्ट्स जो है वो ट्विस्ट किए गए हैं। केएम नानावती के फैक्ट्स और जजमेंट थोड़ा अलग था और रुस्तम मूवी में थोड़े फैक्ट्स ट्विस्ट किए गए। एनीवे मैं यहाँ रियल केस डिस्कस कर रही हूँ, केएम नानावती वाला। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि ये जो पर्सन है मर्चेंट नेवी ऑफिसर, ये अपनी वाइफ और उस थर्ड पर्सन को एक इलिसिट रिलेशनशिप में देख लेता है। ठीक है, हैविंग द इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशनशिप। अब ये जो ए है इसको ए मान लेते हैं, ए मतलब इसको अक्षय कुमार मान लेते हैं। ठीक है, तो अक्षय कुमार ने इस हीरो को और व्हाट वाज दैट हीरोइन, हु वाज दैट हीरोइन? इलियाना डिक्रूज। हाँ, इलियाना को और इस थर्ड पर्सन को एक साथ देख लिया इलिसिट रिलेशनशिप में। ठीक है, तो अब क्या होगा? ऑब्वियसली कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट मैन, मैं मेंस्ट्रिया का टेस्ट अप्लाई कर रही हूँ कि रीजनेबल प्रूडेंट मैन क्या करेगा? गुस्सा आएगा भाई किसी को भी, अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी थर्ड पर्सन के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में देख ले, लेकिन ये गुस्सा नहीं करता, ये चुपचाप वहां से चला जाता है घर, ये अपने घर पहुंच गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद इलियाना डिक्रूज भी आ जाती है घर पे। ठीक है, ये तब भी उसको कुछ नहीं बोलता, ना कुछ पूछता है ना कॉन्फ्रेंट करता है, ही डज नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं बोला उसने उसको। बजाय उसने क्या बोला कि लेट्स गो फॉर अ मूवी। तो ये अक्षय कुमार इलियाना को और अपने 2 बच्चों को मूवी दिखाने ले गया मूवी थिएटर में। ठीक है, और इन तीनों को मूवी थिएटर में बिठाकर इलियाना को और अपने 2 बच्चों को फिर गया ये अक्षय कुमार इन्फेंट्री। इन्फेंट्री से इसने गन उठाई और फिर जाके इसको मार दिया, थर्ड पर्सन को। ठीक है,
और अब ये क्लेम कर रहा है अक्षय कुमार ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जैसे कि रुस्तम मूवी में दिखाया कि उसको सबने क्या किया, एक्विट कर दिया, छोड़ दिया ना, उसको बाइज्जत बली कर दिया कि नहीं नहीं वो तो प्राइवेट डिफेंस में किया, एंड कुछ और भी उसमें स्टोरी ऐड कर दी वेपन्स वाली। बट रियल लाइफ केस वाज दिस, जो फैक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो नाउ यू टेल मी वेदर दिस अक्षय कुमार शुड गेट द डिफेंस ऑफ सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अप्लाई किया टेस्ट ऑफ मेंसरिया, टेस्ट ऑफ रीजनेबल प्रूडेंट मैन, कि अगर मैं अक्षय कुमार की जगह एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन को प्लेस कर दूं, मान लीजिए मैंने अपने आप को प्लेस कर दिया, तो जब मैंने अपनी वाइफ या किसी थर्ड पर्सन को एक इलिसिट रिलेशनशिप में देखा, तो क्या होगा, मुझे अगर मुझे सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन होता, मतलब मुझे तुरंत गुस्सा आएगा, मैं तुरंत कुछ एक्ट करना चाहूंगी, लेकिन ना तो मैंने यहाँ पे कोई एक्ट किया, ना तो मैंने घर जाके कोई एक्ट किया। दैट मीन्स मेरे पास बहुत ज्यादा कूलिंग पीरियड था शांत होने का। इसका मतलब जब आपने शांत होने का सोच ही लिया है, तो मैं ये मान लूंगी कि आपने उस एक्ट को क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया होगा, जब आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं अपनी वाइफ को। इसका मतलब सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन तब होता जब आप तुरंत एक्ट करके उस पर्सन को मार देते, ठीक है, तब मिलता आपको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मर्डर नहीं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन अभी तो आपके पास बड़ा सारा कूलिंग टाइम था, आप मूवी भी दिखाने ले गए, आपने तभी भी कुछ नहीं कहा, तो अब आप वो डिफेंस यूज नहीं कर सकते। तो मैंने कैसे इस चीज को डिटरमाइन किया, जज ने कैसे इस चीज को डिटरमाइन किया, जज ने डिटरमाइन किया भाई टेस्ट ऑफ रीजनेबल प्रूडेंट मैन के बेसिस पे, कि मैं उसकी जगह, किसकी, एक्यूज की जगह एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन को प्लेस कर दूंगा, बिल्कुल सेम सिचुएशन में, बिल्कुल सेम सर्कमस्टांस में, और फिर मैं देख लूंगा कि क्या एक्यूज ने जो किया मैं भी वही करता। अगर हाँ, तो ऑब्वियसली आई विल बी एक्विटेड, एंड इफ नो देन आई विल बी कन्विक्टेड। ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट ऑफ मेंसरिया, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। आई होप both the test of actus reus and mensaria are clear to everybody. ठीक है, now the next topic is, before I start the topic of private defense, ठीक है, तो आज का एवरीबडी नो आज का टॉपिक हमारा प्राइवेट डिफेंस है। बट मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ आपको बेसिक, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस में हमारा सबसे मेजर एलिमेंट ये रहता है कि हम कैसे प्रूफ करें एक्टस रियस और मेंसरिया, या एक्यूज जो है वो कैसे प्रूफ करेगा कि आई डिड नॉट हैव द मेंसरिया जब मैंने सामने वाले का मर्डर किया या मैंने कोई भी डिफेंस क्लेम किया। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहता है, इसीलिए मैंने आपको टेस्ट कराया एक्टस रियस और मेंसरिया का। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बच्चे जनरली क्लास में पूछते हैं इसका मतलब, ठीक है, और वो मिस कर जाते हैं इसका मतलब, है ना, कि सब लोग वर्ड यूज करते हैं क्राइम और ऑफेंस को सिनोनिमसली, ये एक ही है, क्राइम भी एक ही बात है, ऑफेंस भी एक ही बात है। नहीं, दोनों अलग अलग बात है। कैसे? क्राइम है ये बड़ा सर्कल, इसके अंदर है छोटा सर्कल, दैट इज मैला प्रोहिबिशम, और इसके अंदर है ये छोटा सर्कल, दैट इज ऑफेंस। तो ऑफेंस क्या है? ऑफेंस है जो सेक्शन 40 में हमें डेफिनेशन दी है आईपीसी के, कि हर ऐसे एक्ट जो कि क्या है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, लेकिन वो कहाँ दिए हैं, आईपीसी के अंदर। मतलब कोई भी गलत एक्ट, कोई भी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और उसको कहाँ डिफाइन किया गया हो भाई, आईपीसी में, तो ही वो ऑफेंस होगा। इसके अलावा वो ऑफेंस नहीं है, वो मैला प्रोहिबिशन हो सकता है, क्राइम हो सकता है। अभी ये दोनों क्या है मैं ये भी बताऊंगी आपको। ऑफेंस होगा मतलब कि जो भी मुझे आईपीसी में दिया गया, जैसे हम आईपीसी में क्या पढ़ते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलेटिंग टू मैरिज। तो आईपीसी में हमने वर्ड क्या यूज किया है, हमने वर्ड यूज किया है ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस वर्ड या तो आईपीसी में यूज हुआ है या सीआरपीसी में यूज हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज एन ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी। इसका मतलब जो सिर्फ आईपीसी या सीआरपीसी में दिया है वो ही क्या है, ऑफेंस है। बाकी
कोई भी एक्ट, जितने भी बाकी सारे एक्ट बचे, कौन से, कितने सारे हैं ना क्रिमिनल एक्ट्स, जे हो गया, पॉक्सो हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया। कहने का मतलब है कि आईपीसी के अलावा भी तो बहुत सारे एक्ट्स है ना जिसमें अक्यूज्ड को पनिशमेंट मिलती है। तो आईपीसी आएगा बस ऑफेंस में, बाकी सारा एक्ट जितने भी बचे जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैं वो किस में आएंगे, मैला प्रोहिबिशन में। ठीक है, अब क्राइम क्या है? क्राइम एक बड़ा ही वाइड पिक्चर है जिसमें मैला प्रोहिबिशन और ऑफेंस तो आ ही रहे हैं, साथ में आएगा भाई मॉरल और सोशल रॉन्ग। मॉरल और सोशल रॉन्ग मतलब ऐसी गलतियां, ऐसे रॉन्ग जो मॉरली और सोशली तो गलत हो सकते हैं लेकिन लॉ उन्हें प्रोहिबिट नहीं करता। जैसे आपके सामने मान लो स्विमिंग पूल में कोई बच्चा डूब रहा है, कोई इंसान डूब रहा है, आपको स्विमिंग आती है, तो मॉरली या सोशली आपको क्या करना चाहिए, आपको उसे बचाना चाहिए क्योंकि आपको तो स्विमिंग आती है। लेकिन आपको मान लो खुद डर लग रहा है, गंगा जी का बहाव जो है वो बड़ा ही ज्यादा है कि भाई अगर मैं कूदा तो इसका तो पता नहीं लेकिन मैं जरूर मर जाऊंगा। इसका मतलब आपको स्विमिंग आते हुए भी आपने डिसाइड किया कि आप नहीं बचाओगे उस बच्चे को क्योंकि आपको खुद डर लग रहा है। तो क्या इसके लिए आपको हम जेल भेज दें कि आपने क्यों नहीं बचाया उस बच्चे को? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक मॉरल और सोशल रॉन्ग तो किया है लेकिन आपने कोई ऐसा रॉन्ग नहीं किया जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। समझ में आया? इसका मतलब क्राइम इज वेरी वाइड। क्राइम के अंदर ऑफेंस भी आएगा, मैला प्रोहिबिशन भी आएगा और मोरल और सोशल रॉन्ग भी आएगा। लेकिन मैला प्रोहिबिशन के अंदर क्या आएगा, सिर्फ ऐसे एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हैं जो ना तो आईपीसी में दिए हो ना सीआरपीसी में। और ऑफेंस क्या है, ऑफेंस सिर्फ वो है जो कहाँ डिफाइन किया गया है, ओनली एंड ओनली आईपीसी एंड सीआरपीसी। सीआरपीसी भी हम नहीं बोलते हैं क्योंकि वो प्रोसीजरल लॉ है, हम इसको डायरेक्टली बोलते हैं कि ऑफेंस एक ऐसी चीज है प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच इज डिफाइंड अंडर आईपीसी। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑफेंस इज समथिंग पार्ट ऑफ आईपीसी। मैला प्रोहिबिशन इज अ वाइडर पिक्चर कि भाई आईपीसी के अलावा भी तो और बहुत सारे गलत काम होते हैं ना जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होते हैं, तो वो कहाँ आएगा, वो मैला प्रोहिबिशन में आएगा। और क्राइम में ये सब तो आएगा ही, साथ में मॉरल और सोशल रॉन्ग भी आएगा बिकॉज मॉरल एंड सोशल रॉन्ग आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता बट दे आर क्राइम बिकॉज मॉरली और सोशली तो वो गलत है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ क्राइम एंड ऑफेंस जो मैं आपको एक बार बस ब्रीफ में बताना चाह रही थी क्योंकि काफी सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं ये, एंड इट इज नॉट क्लियर, बुक्स में क्लियर पिक्चर नहीं दी, हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो एनीवे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है एक्टिस रियस और मेंस रिया का टेस्ट एंड क्राइम एंड ऑफेंस का डिफरेंस। आई होप बोथ दीज टॉपिक्स आर वेरी क्लियर टू यू, राइट? नाउ लेट मी मूव ऑन टू द मेन टॉपिक दैट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखो ऑब्वियसली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो बहुत बड़ा है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कवर इट इन वन लेक्चर क्योंकि हम यहाँ क्लासेस में वी कवर इट इन 4-5 और ऑलमोस्ट 6-7 लेक्चर्स, राइट? बट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश करूंगी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सो दैट यू गेट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट एंड यू गेट अ होल्ड ऑफ इट, कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का। ठीक है, तो अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें पता है सेक्शन 96 से 106 तक दिया है। अब बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये प्रीलिम्स में भी पूछा है बहुत बार क्वेश्चन कि भाई ये बताइए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डिफाइन कहाँ है, डेफिनेशन कहाँ दी है? तो बच्चे बोलते हैं अरे बड़ा इजी है, 96 से शुरू हो रहा है तो 96 में डिफाइन होगा स्टार्टिंग सेक्शन में। तो जी नहीं, 96 क्या है, सिर्फ एक डेक्लरेटरी प्रोविजन है। डेफिनेशन प्राइवेट डिफेंस की कहीं नहीं दी है आईपीसी में। प्राइवेट डिफेंस क्या है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा आईपीसी में। 96 क्या बोलता है, 96 सिर्फ और सिर्फ एक डेक्लरेटरी प्रोविजन है। डेक्लरेटरी प्रोविजन मतलब कि
नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन अंडर द परव्यू ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि वो कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी जो मैंने प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए की है ना। तो मैं डिक्लेयर कर रही हूँ ना कि कोई भी ऑफेंस नहीं होगा जो मैंने प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए किया है। मैंने ये तो कहीं बताया ही नहीं कि प्राइवेट डिफेंस है क्या। डेफिनेशन का क्या मतलब होता है? डेफिनेशन मतलब आप डिफाइन करिए व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस। लेकिन मैंने तो कहीं नहीं बताया कि प्राइवेट डिफेंस है क्या। तो एनीवे आईपीसी ने नहीं बताया, पर हम तो बताएंगे, है ना, हम तो डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है प्राइवेट डिफेंस? क्या सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस में कोई अंतर होता है? बिल्कुल होता होगा मैम। हाँ करेक्ट, बिल्कुल। क्यों? सेल्फ डिफेंस, भाई वर्ड ही अलग अलग है तो डिफरेंस भी होगा डेफिनेटली। तो सेल्फ डिफेंस क्या है? सेल्फ डिफेंस मतलब मैं डिफेंस सिर्फ अपनी खुद की बॉडी या खुद की प्रॉपर्टी के लिए यूज कर सकती हूँ, ओनली फॉर माई ओन बॉडी एंड ओन प्रॉपर्टी। whereas प्राइवेट डिफेंस अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए तो यूज करूंगी ही करूंगी, साथ में दूसरे की बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए भी। अब जो यूरोपियन कंट्रीज है मैक्सिमम, वहां पे ये सेल्फ डिफेंस दिया गया है, लेकिन हमारे इंडिया में प्राइवेट डिफेंस दिया है। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडिया इज अ वेलफेयर कंट्री, हम अपने साथ साथ दूसरों का भला भी करना चाहते हैं, है ना। इसीलिए हम आपको प्राइवेट डिफेंस दे रहे हैं, ताकि आप अपने आप को तो बचाएं ही बचाएं, साथ में दूसरे की भी मदद करें अगर कभी किसी को जरूरत पड़े, है ना। लेकिन फिर भी लोग तो आदत से मजबूर हैं, नहीं करेंगे मदद। अभी दैट इन दिल्ली दैट केस वाज देयर, साक्षी मर्डर केस, जहाँ पे दैट बॉय किल्ड दैट गर्ल साक्षी, उसने जो 14-16 टाइम्स उसको स्टैब किया सबके सामने। लोग वहां से ऐसे पास ऑन कर रहे हैं जैसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, किसी ने नहीं बचाया उसको। बचा सकते थे, कैसे? क्योंकि हमारा लॉ परमिशन देता है कि भाई आप यूज करो प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा है तो आप भाई बिल्कुल दूसरे इंसान की बॉडी और प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। आपने क्यों नहीं किया अपना प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल? क्यों करें? हमें तो डर लग रहा है ना कि हम करेंगे तो हम खुद ही मर जाएंगे। अच्छा, अब अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया क्राइम और ऑफेंस का, तो अगर मैंने उसे नहीं बचाया तो ये ऑफेंस है कि क्राइम है? क्राइम है। इसके लिए थोड़ी ना मुझे कोई जेल में डाल देगा। अरे नहीं यूज करना मुझे प्राइवेट डिफेंस, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, नहीं बचाना मुझे। अगर ऐसा ही होता तो मैं उन सब लोगों को जेल में डाल देती, बट आई कैन नॉट। क्यों? क्योंकि वो मॉरली एंड सोशली रॉन्ग है कि आपको बचाना चाहिए था लेकिन आपने बचाया नहीं, ठीक है। तो इसीलिए दैट इज क्राइम एंड नॉट ऑफेंस। हाँ, तो आई थिंक ये सेक्शन 96 इज जस्ट अ डिक्लेरेटरी प्रोविजन कि भाई नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन अंडर द लॉ ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कुछ चीज भी ऑफेंस नहीं होगी जो मैंने प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए की है। और क्या है प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ डिफेंस? सेल्फ डिफेंस मतलब आई कैन सेव माई ओन बॉडी एंड प्रॉपर्टी, एंड प्राइवेट डिफेंस मीन्स आई कैन सेव अदर, अपनी तो बचा ही सकती हूँ, साथ में अदर्स बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है। नाउ जब हम सेक्शन 97 या 98 की बात करते हैं, चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रही हूँ तो अभी हम सेक्शंस में नहीं जाते हैं। सेक्शन 98 देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 98 तीन लोगों की बात करता है, चाइल्ड, अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। इन तीनों को ही हम जनरल एक्सेप्शंस में पढ़ते हैं। पहले हम यही पढ़ के आते हैं जनरल एक्सेप्शंस, फिर हम प्राइवेट डिफेंस पढ़ते हैं, है ना। कोई रीजन है उसके पीछे, क्यों? क्योंकि प्राइवेट डिफेंस में ये दिया है कि क्या आप अपना प्राइवेट डिफेंस इन लोगों के खिलाफ भी एक्सरसाइज कर सकते हो या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये आपके साथ कोई ऑफेंस करेंगे तो ये तो बच जाएंगे, इन्हें तो जनरल एक्सेप्शन मिलेगा, है ना। चाइल्ड में क्या पढ़ते हैं? एक होता है लेस देन 7 years, डॉली इन कैपेक्स, कि भाई अगर 7 साल से कम का बच्चा है तो वो तो चाहे कोई भी ऑफेंस कर दे, उसको तो हम क्या देंगे? कंप्लीट डिफेंस, उसको तो कोई सजा होने वाली है नहीं, है ना। और जो 7 से 12 साल का बच्चा है
उसको हम किस बेसिस पे देखते हैं? मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, कि अगर उस बच्चे के पास उसकी एक्ट्स को समझने की मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग है तो हम उसे गिल्टी कर सकते हैं ऑफेंस के लिए, वरना तो इसको भी डिफेंस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है 7 साल से कम के बच्चे को तो कंप्लीट डिफेंस, और 7 साल से 12 साल तक के बच्चे को हम पार्शियल डिफेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग है तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, और अगर नहीं है तो यू विल गेट द जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, कैसे? मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चे को मान लो प्लेग्राउंड में खेलते हुए एक गोल्ड चेन मिल गई, है ना, उसने चेन को उठाया और वो ज्वेलरी शॉप पे चला गया। 10 साल का बच्चा है मान लेते हैं, ठीक है। अब वो ज्वेलरी शॉप वाला बड़ा खुश हो गया बच्चे को देख के, है ना, कि वाह आज तो तनिष्क की गोल्ड चेन मिल रही है बिना पैसे दिए, कोई पैसे भी नहीं देने, तो बच्चा है, इसको तो मैं पागल बना सकता हूँ। तो उसने जैसे ही तनिष्क की चेन दी, वो ज्वेलरी वाले अंकल ने क्या किया, उसको एक चॉकलेट दे दी, ये लो बेटा चॉकलेट, हाँ जाओ। अब वो बच्चा कह रहा है कि अरे अंकल ये तनिष्क की गोल्ड चेन है, ठीक है, पागल मत समझो मुझे, चॉकलेट नहीं 50,000 रुपए निकालो, इट इज ऑफ 1 तोला, हाँ 10 grams, I know the price, you please take out 50,000। दैट मीन्स उस बच्चे के पास क्या है? मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ पा रहा है कि वो क्या एक्ट कर रहा है, तो भाई उस पे तो चोरी का इल्जाम लगेगा ही लगेगा, है ना। लेकिन अगर वो नहीं समझ पाता, अगर ये बच्चा चॉकलेट लेके चला जाता, मतलब that child is not having the maturity and understanding of his act, so he will get the exception। ठीक है, नेक्स्ट इज अनसाउंड माइंड। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आती है जो मैं क्लास में डिस्कस करती हूँ बड़ा डिटेल में, कि भाई लॉ में हमने अनसाउंड माइंड वर्ड क्यों यूज किया है? हम और भी तो बहुत सारे वर्ड यूज कर सकते थे, और हम करते भी हैं। जब हम इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, इनसेन करते हैं, इडियट करते हैं, ल्यूनाटिक करते हैं, है ना। तो फिर हमने यही वर्ड क्यों चुना अनसाउंड माइंड? हम ये भी तो लिख सकते थे, क्योंकि पढ़ तो हम ये सारे रहे हैं अनसाउंड माइंड के अंदर। तो क्या डिफरेंस है इन सब में? कोई डिफरेंस है भी? बिल्कुल डिफरेंस है, क्यों नहीं है डिफरेंस? इडियट मतलब कोई ऐसा पर्सन जो बाय बर्थ पागल है। बाय बर्थ क्या है? वो मेंटल है, दिमागी स्थिति ठीक नहीं है उसकी, पैदाइशी, बाय बर्थ इडियट। तो जैसे हम अपने फ्रेंड्स को कैजुअली बोलते हैं ना, इडियट, चल इडियट है तू, तो दैट मीन्स हम उसको बाय बर्थ पागल कह रहे हैं कि तू तो बचपन से ही पागल है ना। इनसेन मतलब कि ऐसा पर्सन जो बचपन में तो पागल नहीं था, लेकिन बाद में उसके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो कि वो पागल हो गया, इनसेन। हाँ, ल्यूनाटिक मतलब ऐसा पर्सन जिसको रेकरेंट अटैक्स आते हैं, जैसे फिट्स पड़ते हैं ना, डिल्यूजन्स आते हैं, फिट्स पड़ते हैं, तो वो ल्यूनाटिक है। ठीक है, इसीलिए हम सब ने लॉ ने, मेरा मतलब है लॉर्ड मैकॉले ने यूज किया इन सब का निचोड़ मिला के वर्ड अनसाउंड माइंड। क्या? कि भाई देखो बहुत सारे अलग तरीके की बीमारियां हैं, डिजीजेस है पागलपन की, अनलिमिटेड। तो भाई देखो मुझे तो बस इस चीज से मतलब है कि जब आपने एक्ट किया, क्या तब आप अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में थे? अगर आप उस समय साउंड माइंड के थे जिस समय आपने ऑफेंस कमिट किया, तो भाई मैं आपको डिफेंस या एक्सेप्शन नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप उस समय अनसाउंड माइंड में थे तो मैं आपको एक्सेप्शन और डिफेंस दे दूंगा। फिर मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप जन्म से पागल हो, आप बाद में पागल हुए हो, या आपको अटैक्स वटैक्स आते हैं। ठीक है, मुझे तो बस इस चीज को देखना है कि भाई जिस समय आपने ऑफेंस कमिट किया, क्या उस समय यू वर इन योर साउंड स्टेट ऑफ माइंड? इफ यस, यू विल नेवर गेट द डिफेंस एंड एक्सेप्शन। बट इफ यू वर इन अनसाउंड माइंड, उस समय आप अनसाउंड माइंड की स्टेज में थे, सो डेफिनेटली यू विल गेट द डिफेंस एंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसीलिए हम ये देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में भी वर्ड यूज हुआ है ना, साउंड माइंड, कि जिस समय आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस समय आप साउंड माइंड के होने चाहिए। पहले आप कैसे हो, बाद में आप कैसे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट जिस समय आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो उस समय आप साउंड माइंड के होने चाहिए। तो सिमिलरली इसमें भी है, जिस समय आपने ऑफेंस कमिट किया है, अगर आप डिफेंस या एक्सेप्शन क्लेम करना चाहते हो तो आपको प्रूव करना होगा कि आप उस समय अनसाउंड माइंड के थे। ठीक है,
अगर आप प्रूफ कर देते हो तो आपको बिल्कुल डिफेंस और एक्सेप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज नॉट, है ना। लाइक अगेन देयर वाज दिस मूवी ऑफ अक्षय कुमार ओनली, है ना, ऐसी मूवीज अक्षय कुमार ही करता है आई थिंक। व्हाट वाज दैट मूवी, राउडी राठौर, है ना। उसमें वो जो उस ठेकेदार का बेटा होता है, वो कोर्ट में क्या प्रूफ कर देते हैं कि जिस समय उसने उस पुलिस ऑफिसर की वाइफ पे रेप कमिट किया, रेप ऑफेंस कमिट किया, उस समय ही वॉज नॉट इन हिज स्टेट ऑफ माइंड, उसको पागल ही डिक्लेयर कर दिया, राइट। तो कोर्ट से उसको क्या मिला, उसको एक्विट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जिस समय उसने ऑफेंस किया, एक्ट किया, ही वॉज नॉट इन हिज स्टेट ऑफ माइंड, साउंड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था वो, ठीक है। तो फिर कैसी सजा? हाँ। और लास्ट चीज आती है हमारे पास इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन मतलब ऑब्वियसली जिसने किसी भी तरीके की इंटॉक्सिकेशन अधेर की है। अब ये इंटॉक्सिकेशन होनी चाहिए भाई इनवॉलेंट्री, मतलब आपकी मर्जी के बिना, अगेंस्ट योर विल और कंसेंट। दोनों अलग अलग चीज है या एक ही चीज है? विल और कंसेंट। आईपीसी में रेप में भी आप देखते हो दिया है ना, अगेंस्ट हर विल और कंसेंट। तो यहाँ और भले लिखा है बट इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? एंड है। मैंने कई बार आपको बताया है क्लास में कि जो बेयर एक्ट इंटरप्रिटेशन होता है, अगर वही हमें पढ़ना आ गया तो बेयर एक्ट इज वेरी इजी, है ना। जैसे ये जो सेक्शन है 84 और 85, इस दोनों ही सेक्शंस में वर्ड यूज हुआ है और, लेकिन हम उसे रीड करते हैं एज एंड, उसका इंटरप्रिटेशन है एंड, लिखा और है, इंटरप्रिटेशन एंड है ना। तो विल और कंसेंट भाई अलग अलग चीज होती है। एनीवे इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए, आपने अपनी मर्जी से नहीं पी है, ठीक है, यू आर नॉट अवेयर, आपको किसी ने धोखे से कुछ मिला के पिला दिया, एंड यू लॉस्ट योर सेंसेस, यू हैव कम इन योर इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेटेड स्टेज। तो जब आप ऐसे में कोई ऑफेंस करते हो तो इट इज नॉट एन ऑफेंस, है ना। इसमें हम जो सबसे लैंडमार्क केस पढ़ते हैं, बासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, है ना, क्या होता है उसमें, वो जो पर्सन होता है वो खुद ही इतना ड्रिंक कर रहा होता है कि वो अपने सारे सेंसेस भूल जाता है। अब जो वो बच्चा बैठा होता है, वो बच्चे को बोलता है कि हटो यहाँ से, है ना, मुझे बैठना है इस सीट पे, वो बच्चा डिनाई कर देता है, मना कर देता है। तो वो क्या करता है, वो अपनी गन निकालता है और उस बच्चे को शूट कर देता है और मार देता है। फिर बाद में वो कौन सा डिफेंस क्लेम कर रहा है? इंटॉक्सिकेशन का, कि आई वॉज इन द इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, आई वॉज नॉट इन सेंस, तो दिस इज नॉट एन ऑफेंस। वाई? आपने तो खुद ही पी है ना, इनवॉलेंट्री नहीं पिलाई आपको किसी ने, खुद ही यू हैव कंज्यूम्ड लिकर। तो जब आप खुद ही लिकर कंज्यूम करे जा रहे हो तो फिर आप कोई डिफेंस या एक्सेप्शन क्लेम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट, बिकॉज यू आर योरसेल्फ कंज्यूमिंग इट, ठीक है। नाउ एनीवे मैंने आपको ये सारा डिटेल में समझा दिया, जनरल एक्सेप्शन भी। मेरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन तो कुछ और था एक्चुअली में, कि 98 में क्या बोला है कि देखो ये लोग तो कोई ऑफेंस अगर करेंगे तो ये तो बच ही जाएंगे, इन्हें तो एक्सेप्शन मिल ही जाएगा, लेकिन अगर ये जब आपके साथ कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है, इनमें से कोई भी लोग, तो क्या आप इनके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो या नहीं? तो आंसर है यस। क्यों नहीं कर सकती भाई? मान लो कोई बच्चा या पागल इंसान मेरे पीछे चाकू लेके दौड़ रहा है, पत्थर लेके दौड़ रहा है मुझे मारने के लिए, तो मैं उसको बोलूं कि आओ भाई मार दो मुझे, क्योंकि तुम्हें तो कुछ होगा नहीं, तुम्हारे पास तो एक्सेप्शन है ना, जनरल एक्सेप्शन मिल जाएगा तुम्हें, तो डिफेंस मिल जाएगा। ऑब्वियसली नॉट, मैं तो अपने आप को हर कंडीशन में प्रोटेक्ट करूंगी ना। इसका मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है कि किसी बच्चे ने, अनसाउंड माइंड ने, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन ने कोई ऑफेंस कर रहे हैं, दीज पर्सन विल बी ट्रीटेड एज द नॉर्मल पर्सन, और जैसा डिफेंस मुझे नॉर्मल लोगों के खिलाफ मिलेगा वही सेम डिफेंस मुझे इन लोगों के खिलाफ भी मिलेगा। कहने का मतलब है आई विल गेट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट ऑल द पर्सन, बी इट चाइल्ड, बी इट अनसाउंड माइंड, बी इट इंटॉक्सिकेटेड पर्सन और बी इट एनीवन, ठीक है। तो मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस तो भाई यूनिवर्सल है, आई विल गेट दिस राइट अगेंस्ट ऑल द पर्संस, ठीक है। एक और चीज आती है जो हम सेक्शन 9 में पढ़ते हैं, वो है भाई पब्लिक सर्वेंट, कि क्या मुझे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ है प्राइवेट डिफेंस का राइट। पहली बात, पब्लिक सर्वेंट की लिस्ट कहाँ दी है? सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, है ना।
पब्लिक सर्वेंट सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही नहीं होते हैं ना, पब्लिक सर्वेंट और बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे मान लो अभी पुलिस ऑफिसर का एग्जाम्पल ले लें कि कोई पुलिस ऑफिसर आया है आपको अरेस्ट करने, आपके नाम का वारंट भी है उसके पास, तो जब वो आपको जबरदस्ती अरेस्ट करके ले जा रहा है तो वो भी तो आपके साथ आपके अकॉर्डिंग ऑफेंस कर रहा है। तो क्या आप तब प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए? उसको धक्का दो और धक्का देके भाग जाओ, कर सकते हैं? नहीं। वाई? बिकॉज सेक्शन 99 में लिखा है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई लीगल ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी ऑफिस ऑफिस, और वो ऐसी ड्यूटी किस में कर रहा है भाई? गुड फेथ में। सिर्फ लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है। अगर ये दोनों चीज कर रहा है कोई पब्लिक सर्वेंट, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आपको कोई भी राइट, आरपीडी मतलब राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आपको कोई राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। इफ अ पुलिस ऑफिसर हैज बीन ऑथराइज्ड legally to arrest you, he's having the warrant, he's acting in good faith, you can't exercise your right of private defense against him. but हाँ, मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है प्लस, प्लस मतलब एंड, ये और ये दोनों होने चाहिए। मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, जैसे हम देखते हैं रात को ये बॉर्डर्स पर पुलिस ऑफिसर वाले ट्रक वालों से बहुत सारे पैसे लेते हैं, है ना, पास कराने के। तो दिस वाज अ रियल लाइफ केस कि एक ट्रक ड्राइवर ये दिल्ली पंजाब बॉर्डर पे जा रहा है, उसको पुलिस वाले ने रोक लिया रात को, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, नाइट ड्यूटी। उसने उसको रोक के बोला कि पैसे। तो ट्रक ड्राइवर ने बोला किस बात के पैसे, मैं तो अभी टोल भर के आया हूँ, है ना। तो पुलिस ने बोला अरे तुम्हें नहीं पता यहाँ किस बात के पैसे लगते हैं, पास नहीं कर पाओगे मुझे बिना पैसे दिए। तो वो उसको जबरदस्ती ट्रक ड्राइवर को कॉलर पकड़ के निकालता है ट्रक से और उसको मारने लगता है, ठीक है, कि समझ में नहीं आया किस बात के पैसे देने हैं। तो वो ट्रक ड्राइवर क्या करता है, पुलिस वाले को धक्का दे देता है बचाने के लिए अपने आप को, ऑब्वियसली पिटता थोड़ी ना रहेगा कोई, बचाएगा अपने आप को। तो वो उस पुलिस वाले को धक्का दे देता है। नाउ द कंटेंशन वाज कि मैं तो अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज ही नहीं कर सकती पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, करेक्ट, नहीं कर सकती। लेकिन जब वो अपनी लीगल ड्यूटी गुड फेथ में कर रहा हो, तो लीगल ड्यूटी तो कर रहा था वो, लेकिन क्या गुड फेथ में कर रहा था? नो, ही वॉज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ। तो जो ये एक्शन था ट्रक ड्राइवर का, इट वॉज जस्टिफाइड, दिस वॉज अ जस्टिफाइड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। तो इफ आई एम राइटिंग प्लस एंड मतलब दोनों, लीगल ड्यूटी भी प्लस गुड फेथ में भी एक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ यू कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बट if he is not acting in good faith and if he is not doing his legal duty, you can exercise. एक और एक्सेप्शन है कि अगर आपको पब्लिक सर्वेंट से रीजनेबल एप्रीहेंशन हो, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ व्हाट? एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट। आपको लगता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट आपकी डेथ कॉज करने वाला है या आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने वाला है, बस इन्हीं दोनों कंडीशन में आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सबसे ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ ऑफेंस है ना। भाई कोई आपको जान से ही मारने आ रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई पब्लिक सर्वेंट, तो ऑब्वियसली आप ये थोड़ी ना कि आओ भैया मार दो मुझे क्योंकि आप तो पब्लिक सर्वेंट हो। नो, if you are having a reasonable apprehension of your death or grievous hurt, then you can definitely exercise your right of private defense, ठीक है। जैसे लॉकअप में आपको हुआ रीजनेबल एप्रीहेंशन कि आपका फेक एनकाउंटर करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भाग सकते हैं पुलिस वाले को धक्का देके मार के, है ना। बट ऑब्वियसली आप एक्यूज्ड नहीं हो, है ना, आप इनोसेंट हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी एक्यूज्ड को नहीं मिलता, इसलिए वो जो एक सेइंग है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज नेवर अवेलेबल अगेंस्ट राइट टू प्राइवेट डिफेंस, कि भाई अगर एक इंसान ने प्राइवेट डिफेंस यूज कर लिया तो उसके खिलाफ दूसरा प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे तो सीरीज ही खत्म नहीं होगी प्राइवेट डिफेंस की, है ना। मान लो आपका दोस्त आपको मारने आया, अब उससे बचने के लिए आपने उसको मारा, फिर आपसे बचने के लिए उसने आपको मारा, फिर आपने मारा, तो आप तो दोनों राइट टू प्राइवेट डिफेंस ही क्लेम करते रहोगे। इसका मतलब जब पहली बार कोई इंसान आपको मारने आया, मतलब जब पहले कोई ऑफेंस कमिट हुआ, इसलिए प्राइवेट डिफेंस क्या है? एक डिफेंसिव राइट है।
पहले कुछ ऑफेंस होगा आपके साथ, फिर आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस राइट को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफेंसिव राइट है। तो जब आपने एक बार ये यूज कर लिया तो ऑब्वियसली एक्यूज्ड को थोड़ी ना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। भाई तुम खुद ही मारने आ रहे थे मुझे, है ना, अब मैं तुम्हें मार रहा हूँ तो तुम वापस मुझे और जोर से मार रहे हो, फिर ये नहीं कह सकते ना कि मेरा पास भी प्राइवेट डिफेंस है। एंड व्हेन आई एम सेइंग इट इज अ डिफेंसिव राइट मतलब पहले कुछ ऑफेंस होना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने आपको फोन करके बोला कि देख तूने मेरे पैसे नहीं दिए हैं बहुत दिन से, है ना, मैं तुझे तेरे घर आके कल इतना मारूंगा ना कि तू याद रखेगा। उसने बस बोला है आपको ये कि कल आके मारूंगा, तो क्या उसने ऑफेंस कमिट कर दिया? नहीं। करेगा कल। आपने सोचा इससे पहले ये मुझे मारे, मैं ही मार देता हूँ इसको, है ना, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और बच भी जाऊंगा। तो दिस इज नॉट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। समझ में आया? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आपके खिलाफ कोई ऑफेंस नहीं हो गया हो। इट इज व्हाट? इट इज अ डिफेंसिव राइट। वो डिफेंसिव राइट है, ऑफेंसिव राइट नहीं है। एनीवे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नेवर बी यूज्ड अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने वो वाली मूवी भी देखी होगी, दृश्यम, है ना, बड़ी फेमस है। वो जब उस लड़के को मारती हैं, वो मदर एंड डॉटर, है ना, वो लड़का उसकी क्लिपिंग बना के घर पे आता है उसको ब्लैकमेल करने दिखाने के लिए। तो वो ब्लैकमेल कर रहा है, वो दिखा रहा है ना। अब उसने हिट नहीं किया उसको, वो उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, शायद मे बी टच करने का, रेप करने का। अब आपने बदले में एक एक्शन लिया, आपने बिल्कुल अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज किया। अब बाद में वो जब आपको और मार रहा है तो वो प्राइवेट डिफेंस नहीं है, प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वो पूरी मूवी में अजय देवगन ने उस पूरे ऑफेंस को छुपाने की कोशिश ही इसलिए की है। क्यों? क्योंकि एक ही रूल सिखाया जाता है हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कि आप उतना ही हार्म कर सकते हो जितना क्या हो, जितना नेसेसरी हो। मतलब वो लड़का सिर्फ आपको अप्रोच कर रहा है अगर, है ना, या आपको पता है कि कोई डेथ वेथ का रीजनेबल एप्रीहेंशन है नहीं, लेकिन आपने उसको जान से ही मार दिया, दैट मीन्स कि उतना ही रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए जितना कि हार्म उतना ही करो जितना नेसेसरी है। कोई आपको चांटा मारने आया है तो आप उसको लाठी से या फिर गन से शूट नहीं कर सकते ना। दैट मीन्स योर हार्म शुड बी जस्टिफाइड, आपका हार्म जस्टिफाइड होना चाहिए। इसीलिए वो पूरी मूवी में अजय देवगन पूरे ऑफेंस को छुपाने में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे भी पता था कि वो गलती से हो गया, लेकिन द एक्शन ऑफ his daughter or wife was not justified enough. You can't cause murder of a person, ठीक है, just on the apprehension of hurt. Anyway, coming back, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस सबके खिलाफ है, बस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं है जो गुड फेथ और अपनी लीगल ड्यूटी कर रहा है। लेकिन अगर आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन है डेथ और ग्रीवियस हर्ट का, देन इवन यू कैन यूज राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। सी दिस वाज द वेरी बेसिक कि व्हाट इज प्राइवेट डिफेंस। क्या वो डिक्लेरेटरी प्रोविजन है? वो एक डिफेंसिव राइट है, ऑफेंसिव नहीं है। Then no definition is given. 96 is just a declaratory provision. Also कि हम किन किन लोगों के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, तो सबके खिलाफ कर सकते हैं, इवन चाइल्ड, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन और अनसाउंड माइंड, इवन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट if there is a reasonable apprehension of death or grievous hurt, or if he is not doing his legal duty in good faith, ठीक है। तो this was the very basic concept of right of private defense. And I also told you about the test of actus reus and test of mens rea. कि टेस्ट ऑफ एक्टस रियस मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, कि सिर्फ इलीगल एक्ट ही नहीं देखूंगी, एक्ट प्लस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन कॉन्डक्ट भी देखूंगी। एंड टेस्ट ऑफ मेंस रिया मीन्स आई विल पुट अ रीजनेबल प्रूडेंट मैन in the same situation and same circumstance, and then I will see whether the accused acted correctly or not. Like जैसे एक और अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि मान लो दो लोग हैं ए और बी, है ना, दोनों ही लोग मान लो किसको मारना चाहते हैं, चाइनीज पीएम को, है ना, चलो चाइनीज पीएम को मारना चाहते हैं दोनों ही लोग। अब ये जो ए है ये तो गन खरीद लेता है,
और जो बी है वो अंडे खरीद लेता है, एग्स। कॉन्फ्रेंस हो रही है यूएन की, दोनों गए, ये दोनों नहीं जानते आपस में एक दूसरे को। अब ए लेके क्या गया है, गन, बी लेके गया है अंडे, एग्स। सो यू टेल मी, दोनों की जगह रीजनेबल प्रूडेंट मैन को प्लेस करूं तो किसका है इंटेंशन टू कॉज डेथ? ऑब्वियसली ए, क्योंकि आपने गन खरीदी है। बी का इंटेंशन टू कॉज डेथ है ही नहीं, एग्स से, अंडों से थोड़ी ना किसी को जान से मार सकते हैं। इसका मतलब आई विल ऑलवेज पुट दिस टेस्ट एंड ट्रस्ट मी योर रिजल्ट विल ऑलवेज बी करेक्ट। ये ही देखो, ये टेस्ट हमें कॉलेज में नहीं कराए जाते, क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग एन एडवांस वर्जन है ना। हम यहाँ पे या जुडिशरी में, डीजेएस में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम एप्लीकेशन बेस्ड को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? ऐसे ही करें। जब भी मैं अपनी क्लास में सारे ऑफेंसेस पढ़ाती हूँ, हम सबसे पहले उन ऑफेंसेस में बच्चे जो है मुझे वो यही बताएंगे कि मैम इसमें एक्टस रियस ये है। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है एक्टस रियस, क्या है मेंस रिया। वंस वी हैव आइडेंटिफाई एक्टस रियस एंड मेंस रिया, द ऑफेंस या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज सॉल्व। कि अच्छा, ये एप्लीकेशन में मान लो मुझे थेफ्ट लग रहा है, तो क्या थेफ्ट में एक्टस रियस क्या है? मूविंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूव हुई हो एक जगह से, टेक नहीं, ले जाना नहीं, अगर मूव भी हो गई एक जगह से तो एक्टस रियस है। और इंटेंशन क्या था? मेंसरिया क्या था? डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो अगर मुझे एप्लीकेशन में मेंसरिया और एक्टस रियस दिखे तो थेफ्ट है, नहीं तो कुछ और ऑफेंस होगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ये टेस्ट पढ़ाए जाते हैं, सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू डिटरमाइन। नाउ एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट क्राइम एंड ऑफेंस, कि दोनों अलग अलग चीज हैं। क्राइम इज अ वाइडर पिक्चर एंड ऑफेंस इज अ स्मॉलर arena. Offense is something defined under IPC. It is also given under section 2N of CRPC, but we generally say any offense that is defined under IPC is the offense. बाकी सारे acts जो prohibited by law हैं वो आते हैं mala prohibition में, and moral and social wrong are all included in the crime. ठीक है? I hope this much portion is clear to you. Yes, the right of private defense is yet not completed. Obviously, I just started, but we will continue it in later classes, right? If you guys want that I should continue and upload a new video on the continuation of right to private defense, please mention it in the comment section. Please mention how did you like the video, what are your comments and feedbacks, right? And if you want the second video of IPC, that means right to private defense का continuation, right against body, right against property, वो हम पूरा detail में आगे पढ़ते हैं, right? I hope you will like this video. Please do share, subscribe and share it with your friends also, right? I hope you all liked it. Thank you very much. And whatever questions you have, please write it in the comment section. Thank you everyone.